हे बडीज, सॉरी स्मार्टीज, वेलकम बैक। आज है डे 11। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। क्या कमाल का डायलॉग फ्रॉम माय फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स। मैंने 50 बार देख रखी होगी। मतलब बुक का डेफिनेशन ऑलमोस्ट मुझे याद हो गया। इंस्ट्रूमेंट्स आर रिकॉर्ड एनालाइज डिपिक्ट, ऐसे लंबा सा डेफिनेशन, थोड़ा बीच में कुछ वर्ड्स हो सकता है ना आए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन x upon a square y upon b square equals to 1 with the coordinate axis is। यहीं पर ही दिमाग खराब हो जाएगा भैया। सर ऐसा क्या है? ये कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, क्या चीज है? तो अभी बता देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमको इक्वेशन दे रखी है और बोला है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये होता है कि अब ये अगर ग्राफ है तो इस तरीके से ये लाइन है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की है। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही किसी पॉइंट पे टच कर रही है। एक्स एक्सिस पे टच कर रही है एक्स कॉमा 0 पे, वाई एक्सिस पे टच कर रही है 0 कॉमा वाई पे। और इन दोनों ही एक्सिस पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तुम लोग देख सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया हमें पूछा गया है। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है। ये वाला, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया पूछा गया है। तो एरिया कैसे ढूंढेंगे? आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास बेस और हाइट, ये दो चीजें चाहिए होती है। तो ये कैसे मिलेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ज्यादा ध्यान से समझना, सुनना। अब अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स ही लिखा हुआ है सिर्फ। सो यहां पर दो जगह तो हमको ये चीज इरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहां पर एक्स स्क्वायर, या सॉरी एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या गड़बड़ होती जा रही है। पेन भी एक तो ये वाला सिलेक्ट हो गया था, ओके। तो एक्स एक्सिस पे y 0, तो ये y 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म गायब है ना। 0 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां सिर्फ बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर से स्क्वायर लिख दिया मैंने। एक्चुअल में क्या, हायर स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है 11th स्टैंडर्ड मैथ्स में। एक्स की वैल्यू निकल के आती है ए स्क्वायर, ये मुझे पता चल गया। सेम टू सेम प्रोसीजर जब मैं करता हूं तो वाई की वैल्यू निकल के आती है बी स्क्वायर। अब अगर ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर, तो मुझे बेस और हाइट पता चल गई। अब एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस मेरा है ए स्क्वायर, हाइट है मेरा बी स्क्वायर, तो मेरा आंसर निकल के आता है हाफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आता है मेरा ट्राइंगल का एरिया, और इस तरीके से मैं ढूंढता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सच में। आज का कोड है 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। Twice the perimeter of a rectangular garden whose length is 8 meter more than its width is 72 meter। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा ये लोग गेम खेल लेते हैं, एक ही इंफॉर्मेशन के बीच में एडिशनल एक इंफॉर्मेशन बीच में घुसा दी है। इसीलिए मेरे को इंग्लिश में बड़ा दिक्कत है यार। ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, ये हुज करके बीच में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। लेंथ इज 8 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 8 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है ना। तो लेंथ जो है वो विड्थ के, या फिर यहां पे अल्फाबेट्स एक्स और वाई ले लेते हैं हम, ठीक है ना। लेंथ को एक्स, ब्रेड्थ को, ब्रेड्थ और विड्थ सेम होता है, कंफ्यूज मत होना, यहां पर सेम ही चीज है। तो लेंथ इज 8 मोर देन विड्थ, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बीच में घुसाई थी। एक इक्वेशन है अपने आप में, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से या विड्थ से 8 मीटर ज्यादा लंबी है। दूसरी चीज, पेरीमीटर जो है, ये वाला जो लाइन है ट्वाइस द पेरीमीटर वाला, वो वापस इससे कनेक्ट हो जाता है, इज 72 मीटर। ट्वाइस द पेरीमीटर, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, मेरा लेंथ और ब्रेड्थ मैंने एक्स और वाई माना है, इसी का ट्वाइस, पेरीमीटर का ट्वाइस जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी थी। अच्छा, इस इक्वेशन में भी y को अगर मैं उस साइड भेज दूं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये अपने आप में एक इक्वेशन है मेरे पास। और दूसरी चीज ये हो जाता है 4 472 से जब डिवाइड होगा
तो मुझे देगा 18, ठीक है ना। 72 डिवाइड बाई 4 इज 18। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये दो इक्वेशन क्लियरली बन गई है, बहुत ही सिंपल सी। अब मुझे बस बताना है कि क्या होगा मेरा आंसर, है ना। इन दोनों का एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अगर दोनों को ऐड करूं तो 2x इज इक्वल टू 18 8 26, सो x निकल के आता है 13 और 13 प्लस वाई इक्वल्स टू 18, सो y विल बी 5। दैट्स इट। सो x आ गया, y भी आ गया। बहुत गड़बड़ हो रही है अभी। सो लेंथ और ब्रेड्थ मुझे मिल गई क्लियरली, यही दोनों डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढना था, वो मिल चुके हैं। दैट्स इट। इन अ बॉक्स टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स इज 20। तो सपोज करता हूं लेट नंबर, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी एक्स, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर 2 रुपए के सिक्के एक्स है और 5 रुपए के सिक्के वाई है। तो दोनों की मिला के टोटल क्वांटिटी कितनी है? 20। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं अभी, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। आगे बोला है इफ द टोटल कॉइन्स अमाउंट टू 76। अमाउंट टू 76 का मतलब क्या हुआ? अब देखो, एक सिक्के की कीमत 2 रुपए, दो सिक्के की कीमत 4 रुपए, तीन सिक्के की 6 रुपए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसे ही x नंबर ऑफ कॉइन्स अगर है तो उसकी कीमत क्या हो गई अमाउंट में? 2x। सेम लॉजिक 5 रुपए के सिक्के के साथ, एक की कीमत 5 रुपए, दो की 10, तीन सिक्कों की कीमत 15, तो वैसे ही y नंबर ऑफ सिक्कों की कीमत हो जाएगी 5y, दोनों मिला के है 76। ये क्वेश्चन में हमें बोल दिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इस पूरे को 5 से या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x 2y 40। नीचे साइन चेंज का स्टेप, 5y माइनस 2y 3y, और ये 76 माइनस 40 इज 36, सो y निकल के आ जाता है 12। यानी 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 12 है क्वांटिटी में, ठीक है ना। उस डब्बे में 12 5 रुपए के सिक्के हैं, और x कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, सो x प्लस 12 इक्वल्स टू 20, सो x विल बी 8। और 2 रुपए के सिक्के जो है वो कितने क्वांटिटी में है? 8। ये आपको फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है, इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, मार्क्स काट लेंगे। नेक्स्ट, Ram can row downstream 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर इन 4 आवर्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कई जनों को लगता है कि डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम सिलेबस से निकल चुका है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं अभी भी। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इस तरह का अगर क्वेश्चन हुआ तो कैसे टैकल करेंगे वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। होता क्या है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, पानी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है और बोट जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की ओवरऑल स्पीड ऐड हो जाएगी। तो जब भी डाउनस्ट्रीम हो रहा है तो स्पीड्स जो होंगी दोनों की वो क्या होगी? ऐड। और पानी का बहाव ऐसा है और बोट अगेंस्ट में जा रही है, ठीक है ना, खिलाफ जा रही है, तो नेट स्पीड जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। सेम डायरेक्शन तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, ज्यादा फास्ट जाएगी तो ऐड, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड कम हो जाएगी। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ही हो रहा है। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें कार ए और बी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से कार एक दूसरे की तरफ जा रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो सिनेरियो पूरा उल्टा है, अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ बोट मैं x मानूंगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का जो बहाव है, उसकी स्पीड है y। तो यहां पर पहले तो हमको बोला है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में याद रखना दोनों की स्पीड ऐड होगी, और पहले हमेशा बोट लिखूंगा और फिर हमेशा स्ट्रीम लिखूंगा, कभी भी स्ट्रीम पहले नहीं आएगा, चाहे प्लस का हो माइनस का हो, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 40 और डाउनस्ट्रीम का टाइम है 4, सो x प्लस वाई सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है 10। वैसे ही अपस्ट्रीम मतलब माइनस, डिस्टेंस है 8, टाइम है 4, सो x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आती है 2। ये तो मुझे मिल गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 6 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू मिलेगी 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, तो ये है बोट की स्पीड, ठीक है ना। स्पीड ऑफ रोइंग मतलब समझ जाना, बोट की स्पीड पूछी है, वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इफ
अच्छा, इस तरह का इक्वेशन दिया है, ये देखते ही है ना मेरे तो दिमाग में घंटी बज जाती है और एकदम सिंपल, मेरे को पता ही है क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको भी मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया हो, नहीं बताया तो वापस बता देता हूं। कभी भी एक इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है और सेम दूसरी इक्वेशन में y का हो, और पहली में जो y का है वो दूसरी में x का हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, सिंपल सेम चीज फॉलो करनी है आपको। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि इन इक्वेशंस के साथ, इन वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले दोनों को ऐड करूंगा, यानी एक के नीचे एक, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे हम। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 200। 100 कॉमन लेके डिवाइड कर दूंगा, सिंप्लीफाई हो गया है, यानी हर एक टर्म को सपोज करो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी सिंपल इक्वेशन बनेगी। अब इन्हीं दोनों को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बता देता हूं अभी। एक और बार मैंने सपोज करो ये इक्वेशन लिख ली, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन का चेंज, अब साइन का चेंज 51 माइनस 49 सबको पता है 2x, 49 माइनस 51 माइनस 2y, और ये हो जाएगा 100। 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई निकल के आएगा मेरा 50, ठीक है ना। x प्लस वाई 2 आया, x माइनस वाई 50 आया, और इन दोनों का मुझे रेशियो ढूंढना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला था, इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, x और y की वैल्यू नहीं ढूंढनी, इनका रेशियो ढूंढने के लिए बोला है। तो ऊपर वाले की वैल्यू 50 ढूंढी थी, नीचे वाली की वैल्यू 2 ढूंढी, तो रेशियो क्या आ जाएगा 25:1। ये मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इजी है। ऐड करो तो प्लस मिलेगा, माइनस करो तो माइनस में मिल जाएगा, मतलब दोनों टर्म्स के, दोनों वेरिएबल्स के बीच का। नेक्स्ट, ग्राफ वाले इक्वेशन बच्चों को बड़ा डर लगता है ग्राफ में, आज वो फंडामेंटली पूरा क्लियर कर ही देता हूं, कोई मगजमारी रहेगी नहीं। अगर कभी भी ग्राफ वाला इक्वेशन आए तो क्या प्रोसीजर फॉलो करने, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ड्रॉ द ग्राफ। तो सबसे पहले अगर मेरे को दो इक्वेशन गिवन है तो दोनों इक्वेशन के मुझे सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब क्या, क्लास 9 में अगर पढ़ाई नहीं की है तो नहीं आएगा, इसीलिए मैं अभी बता देता हूं। अगर सपोज करो मेरे पास ये एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसमें मैं x को सपोज करता हूं 0, तो अगर 0 मैं सपोज करूं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये तो 0 बन गया तो उड़ गया, इग्नोर कर दो, तो y इक्वल टू क्या मिला 6। तो मेरा एक सोल्यूशन क्या बना 0,6, पहले हमेशा x बाद में हमेशा y, 0 और 6 एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। ऐसे ही 3 सोल्यूशन ढूंढने हैं, ये 3 सोल्यूशन ढूंढे, ये देखो मिल गए। सेम चीज दूसरे इक्वेशन के लिए भी करनी है, दोनों इक्वेशन के लिए 3-3 सॉल्यूशन ढूंढने। अब पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना तो इतना मैं मान रहा हूं आता है, तभी 10वीं तक पहुंचे हो, नहीं तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। तो अब एक इक्वेशन मेरा था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो इसके 3 0,6, 1,4 और 2,2 इनको प्लॉट करके ज्वाइन किया तो लाइन बन गई। दूसरी इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके ज्वाइन किया तो लाइन बन गई। दोनों लाइनें बन चुकी है, पहला पार्ट ग्राफ बनाने तक का क्लियर हो गया। अगर सिर्फ ग्राफ बनाना था तो यहां तक ही करना था। अब अगर एडिशनली कुछ और भी क्वेश्चन में दिया हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, शेड कौन सा करना है, लेकिन रीजन, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी इन लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ जो रीजन है ना उसको शेड करना है। अब कौन सा रीजन हुआ, वापस ये क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट। एक्स एक्सिस ये है ना, तो एक्स एक्सिस और इन दो लाइन को ज्वाइन करते जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला रीजन। इसी क्वेश्चन में अलोंग वाई एक्सिस बोला होता तो क्या, तो ध्यान से समझना, तो मुझे ये वाला रीजन लेना पड़ता, इतना सा ट्रायंगल ये वाला लेना पड़ता, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस बोला है तो दोनों लाइन पे जब तक टच हो रहा है तब तक बनाते जाओ, तो तुमको ट्रायंगल पता चल जाएगा कौन से ट्रायंगल को शेड करना है। अब ये शेड तो कर दिया, शेड करने के बाद एक और एडिशनल स्टेप क्वेश्चन में बोला गया है,
कि हमको एरिया ढूंढ के बताओ, तो अब भैया एरिया कैसे ढूंढेंगे वो भी बता देता हूं। ठीक है, शेड तो हो गया था, कौन सा रीजन शेड हुआ था, ये वाला रीजन। एरिया होता है हाफ बेस हाइट। अब बेस कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना, नंबर्स में कंफ्यूज मत होना। देखो, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, ठीक है ना। ये डब्बे की लाइंस देख लो, एक लाइन, दो, तीन, चार, 4 यूनिट मेरा बेस होगा। सेम तरीके से हाइट भी गिनना है, 1 2 3 4, 4 यूनिट ऊपर भी जा रहा है। सो ये 4 4 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा एरिया निकल के आएगा। इसके पूरे 5 मार्क मिलते हैं बेसिक में, स्टैंडर्ड में भी 3 या 5 मार्क, 3 से कम तो नहीं आना है। इतना सिंपल सरल सम होता है ग्राफ। समझ में आ गया कमेंट में जरूर लिखना, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में लिखना। ग्राफ वाले में दिक्कत आ रही है लिखो, मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। डन। सो यहां पर हमारा डे 11 भी समाप्त होता है। समझ में आ रहा है, आई एज्यूम दैट। कंसिस्टेंसी रखोगे, बहुत अच्छी बात है। किसी दिन मिस कर दिया, डोंट वरी, वापस वीडियो देख लो, चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट चेन को ब्रेक मत करना, जिम की तरह है पढ़ाई भी, एक दिन नहीं गए तो आगे जाना रह ही जाता है। पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।